मूवी की शुरुआत अजीब स्लो और डरावने स्टाइल में किसी क्लोज चेम्बर से होती है, जहां कई लोग किसी थकी और सहमी दिखने वाली लेडी को चेम्बर के बाहर से घूर रहे होते हैं, मानो उससे उन्हें खतरा हो। वहीं चेम्बर के अंदर से कुछ लोग रेडियो एक्टिव सूट में उस लेडी से सवाल करते हैं कि तुमने आखिर खाया क्या, क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 हफ्ते का राशन था, जबकि तुम 4 महीने से वहाँ कैद थी। वो खुद भी एकदम क्लूलेस में जवाब देती है कि मुझे खुद याद नहीं। वो लोग फिर से कुछ सवाल करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने दिनों से वहाँ कैद थी, तो वो एकदम हैरान जवाब देती कि उसके लिए तो शायद कुछ दिन ही या मैक्स हफ्ते हुआ था। वो फिर से एक आखिरी सवाल करता है कि उसके बाकी साथियों का क्या हुआ। वो जवाब देती कि वो अब नहीं रहे। और फिर मूवी का सीन किसी टूटते तारा की तरफ मुड़ जाता है, जो धरती की तरफ बढ़ रहा होता है, और देखते ही देखते धरती पर किसी लाइट हाउस पर क्रैश हो जाता है, जिसके ठीक बाद कुछ अजीब घिनौना सा पदार्थ ऑडियंस को नजर आता है। पर यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर पैदा होना चाहिए कि आखिर तारा का धरती से टकराने पर वो अन्य तारों की तरह एक मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर में कैसे नहीं बदला, और वो अजीब सा पदार्थ आखिर क्या था। यही मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है, जो मैं एंड में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सीन अब सीधे सेलुलर बायोलॉजी के लेक्चर की तरफ मुड़ जाती है, जहां अब हमें पता चलता है कि मूवी के शुरुआत में दिखाई वो लेडी एक बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन हॉपकिंस में पढ़ाती है, जो अपने उभरते मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्यूमर में मौजूद कैंसर सेल से सेल्स के बायोलॉजी का ज्ञान शेयर करती है कि कैसे सेल का निर्माण आज से 4 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, जिसके यूनिक डिवाइडिंग पेयर फीचर के कारण 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 और अन्य सो ऑन की मदद से इंसान और अन्य जानवर, यहाँ तक कि पौधों ने धरती पर जन्म लिया। अब आगे मूवी के क्लाइमेक्स को ठीक से समझने के लिए मैं ऑफ द मूवी सेल के बारे में एक खास डिटेल समझाता हूँ कि सेल एकमात्र कारण है जिससे हर क्रीचर, पौधे और इंसान को यूनिक बनावट और धरती पर हर जीव का जन्म और मरना एजिंग सेल पर निर्भर करता है, क्योंकि हर सेल का एक लिमिट कॉल्ड हेफलिक लिमिट होता है, जो डिसाइड करते कि सेल कब तक रिप्लिकेट और डिवाइड होकर मल्टीप्लाई कर सकता है। और अंत में सेल्स 2 कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक कॉल्ड प्रोग्राम सेल, जो एक समय बाद सेल्स खुद को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देते हैं जब उनकी जरूरत नहीं होती। तो दूसरा कॉल्ड एपोप्टोसिस, जो शरीर में मॉलिक्यूलर रिएक्शन के कारण उनकी लाइफ एंड हो जाती है। और उन्हें बीइंग अ स्टूडेंट इन मेडिसिन, उन्हें सेल्स के ऑटोफैगिक एक्टिविटी को स्टडी करना होगा, जो शरीर का एकमात्र तरीका जिससे वो डैमेज सेल को शरीर से क्लीन करता है, ताकि न्यूअर और हेल्दियर सेल्स रीजनरेट हो सके। ये हुई सेल्स के बारे में कुछ डिटेल। तो अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। लीना का कलीग डैन उसे अपने बारबेक्यू पार्टी पर इनवाइट करता है, पर वो साफ मना कर देती है, जिस पर डैन मजाक में टॉन्ट मार जाता है। पर दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमें समझ आता है कि लीना पिछले 1 साल से सभी से आइसोलेटेड डिप्रेशन में रह रही है। और अब मूवी का सीन उसके घर की तरफ बढ़ने पर हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड केन एक आर्मी मैन अब नहीं रहा, जिसके डिप्रेशन में उसके जीने की इच्छा समाप्त हो गई। पर आज शायद लीना के लिए सबसे लकी डे है, क्योंकि चमत्कार तरीके से उसका पति उसके सामने दिखाई देता है। क्या यह एक सपना है? नहीं, वो सच में जिंदा है। और लीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे कुछ समय देने के बाद जब लीना उससे सवाल करती कि वो आखिर कौन से सीक्रेट मिशन पर था कि मिलिट्री को उसे मरा घोषित करना पड़ा, पर केन कुछ ज्यादा ही शांत और कंफ्यूज नजर आता है। वो लीना के किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता, सिवाय इसके कि उसने उसे बेडरूम में देखा और देखते ही पहचान गया, पर कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और ना ही कि वो कौन से मिशन पर गया था। लीना को लगता है कि उसके मिशन के कारण उस पर गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उससे हमदर्दी दिखाती है। पर पानी पीते ही केन की तबीयत एकदम खराब हो जाती है और लीना तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। पर तभी कहीं से कई ऑफिसर्स की गाड़ी उनके एम्बुलेंस को घेर लेती है और केन को अपने कब्जे में और लीना को बेहोश करने के बाद उसकी आंखें किसी अननोन एरिया एक्स के लैब में खुलती है, जहां लीना को ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सदर्न रीच की हेड और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंटेस से क्लासिफाइड जानकारी का पता चलता है कि उसका पति उनके एक सीक्रेट मिशन कॉल्ड द शिमर डोम लाइक स्ट्रक्चर में भेजा गया था। शिमर दरअसल उन वस्तु या चीज को कहा जाता है जो सॉफ्ट और जिस पर वेवरिंग लाइट जैसी शाइन पड़ती है, और इसका भी अपीयरेंस ठीक वैसा ही है जो आज से 3 साल पहले क्रैश तारा के कारण पैदा हुआ और दिन ब दिन फैलते जा रहा है और अपने रास्ते में हर चीज, पेड़ पौधे और जीव को निगल रहा है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे धरती को निगल लेगा। और अब हमें पता चलता है कि शुरुआत में दिखाया वो तारा का क्रैश करना यही वो घटना थी, पर उन्हें कोई खबर नहीं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है या कोई और डायमेंशन, क्योंकि उन्होंने जिसे भी स्टडी करने के लिए इसके अंदर भेजा कोई भी रिटर्न नहीं लौटा एक्सेप्ट उसका पति। वो वही जानना चाहती कि वो कैसे और कब लौटा, क्योंकि उन्हें खुद इसका क्लू नहीं है और उसके पति का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और ब्लीडिंग के कारण उसकी तबीयत गंभीर हो गई है। पर जाहिर तौर पर लीना को खुद भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा जानकारी नहीं
नहीं बता पाती। पर अब इस क्लासिफाइड मिशन के बारे में जानने पर उसे घर लौटने नहीं दिया जा सकता। वहीं वो खुद भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपने पति के नजदीक रहना तय करती है। अपने पति की याद में लेना को पति के साथ बिताए उसके मिशन के पहले के कुछ यादें याद आने लगती है। अब इन फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि लीना भी कभी मिलिट्री में थी, पर मिलिट्री के बाद से वो सेल की लाइफ स्पैन कॉल्ड प्रोग्राम सेल पर स्टडी करने लगी, जिसे मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि कैसे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते एक समय के बाद। उसका मानना होता है कि इंसान का नॉर्मल सेल इमॉर्टल होते हैं, पर इंसान के डीएनए में ही फॉल्ट होने के कारण सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसान एज होकर भी गुजर जाता है। यानी कि यदि इस फॉल्ट का क्योर पता किया गया तो इंसान कभी एज नहीं होगा। अब यहाँ कंटेक्स्ट ना होने के बावजूद लीना का सेल के बारे में समझाने का क्या मतलब था, ये हमें क्लाइमेक्स में समझेगा। उसी रात फिर लीना की मुलाकात न्यू क्रू आन्या, कैसी और जोशी से होती है, जो सून वेंट्रेस की लीडरशिप में शिमर में स्टडी करने के इरादे से जाने वाले हैं। उनका मिशन शिमर के सेंटर में जाकर एनर्जी सोर्स का डेटा एक्वायर करके लौटना है और इस बार सभी वुमेन्स को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि पिछली बार सारे मेंस थे, तो होपिंग कुछ फर्क पड़ेगा जिंदा रिटर्न लौटने के लिए। क्रू केन के कंडीशन के बारे में जानते हुए भी इस जानलेवा मिशन में भाग लेने का तय किया, पर उन्हें ये खबर नहीं है कि केन लीना का हस्बैंड है और लीना भी उनसे ना शेयर करना ही सही समझती है, क्योंकि वो भी शिमर में जाने का तय करती है। इसलिए अगले दिन वेंट्रेस से इसके लिए रिक्वेस्ट करती है, इस उम्मीद में कि वो कोई तो ठोस जानकारी पता कर सके जो उसके पति को बचाने में काम आ जाए। पर अब मूवी फिर से उसी सीन पर मुड़ जाती है जहाँ सेम लोग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और अब हमें क्लियर होता है कि ये मिशन के बाद का समय है और अब तक जो दिखाया गया था वो पहले हो चुकी घटना है जो लीना उनसे शेयर कर रही है। कुछ सवाल का जवाब देने पर अब मूवी फिर से फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है। फाइनली इट्स द मोमेंट और अभी उन्हें डिसाइड करना है कि या तो वो आगे बढ़े या पीछे हट जाए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो रिटर्न लौटेंगे। पर वेंट्रेस बिना हिचकिचाए आगे बढ़ती है और सभी उसे फॉलो करते हुए शिमर में एंटर कर जाते हैं। पर एंटर करते ही सभी अजीब कारण से खुद को टेंट में पाते हैं। किसी को क्लू नहीं कि आखिर उन्होंने कैंप कब सेटअप किया। उनका हफ्ते भर का फूड भी आधे से ज्यादा सड़ गया होता है, जो कि कैसे मुमकिन है अनलेस उन्हें यहाँ आए 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वहीं उनके सारे इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग रेडियो डिवाइसेस और किसी भी तरह का सिग्नल रिलेटेड डिवाइस काम करना बंद कर देता है और अब उन्हें क्लियर होता है कि आखिर क्यों अब तक कोई भी जो शिमर के अंदर भेजा गया था वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ कोई भी सिग्नल रिलेटेड डिवाइस काम नहीं करता, क्योंकि शायद ये शिमर डोम सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। पर वेंट्रेस मिशन पर होती है, इसलिए बिना समय वेस्ट किए टाइम और सूरज के पोजीशन की मदद से शिमर के एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ती है। शिमर के अंदर की दुनिया अद्भुत, हर तरफ घनी हरियाली, एक साधारण जगह शिमर के कारण स्वर्ग में बदल गया होता है। कुछ दूर अबैंडन्ड हट की तरफ पहुंचने पर नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उसका आंगन अलग अलग और रंग बिरंगे फूलों से सजा मिलता है। पर उसे ध्यान से देखने पर लीना डिस्कवर करती कि ये सभी अलग अलग स्पीसीज से दिखने वाले फूल सेम पौधे के टहनी से उग रहे हैं, जो कि एकदम असंभव है। तब लीना कंक्लूड करती है कि ये सभी फूल डिफरेंट स्पीसीज के नहीं बल्कि सेम स्पीसीज के जड़ों से उग रहे हैं, जो कंटिन्यूअस म्यूटेशन के कारण इवॉल्व हो रहे हैं। यानी कि इन सिंपल हिंदी की एक ही टहनी पे अलग अलग स्पीसीज के फूल पैदा हो रहे हैं और ये सब शायद शिमर के कारण हो रहा है। इससे पहले कि लीना इसके तह तक पहुंचे, कोई खूंखार जानवर जोशी को पानी में खींच लेता है। लीना किसी तरह उसे पानी से निकालने में सफल हो जाते हैं, पर वो और कुछ नहीं बल्कि एक जायंट अजीब रंग के पैटर्न में मगरमच्छ निकलता है, जो जमीन पर भी काफी दूर तक उन पर अटैक करने पड़ता है। पर लीना बीइंग एन आर्मी वुमेन बिना डरे उसे गन से ढेर कर देती है। पर अटैक के दौरान उसने कुछ अजीब पर जाना पहचान मगरमच्छ में गौर किया था, जो चेक करने के बाद वो एक बड़ा खोज करती है कि इस मगरमच्छ के पास शार्क की तरह राउंडेड केनाइन टीथ की खूबियां थी, पर कोई क्लू नहीं कि कैसे। इसलिए अभी के लिए वो उसका सैंपल कलेक्ट करती है। अब जैसे जैसे उनकी टीम आगे बढ़ती है वैसे वैसे रियलाइज होता है कि वो जितना लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, म्यूटेशन का असर उतना ही तेज होता चला जा रहा है। इतना कि उन पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब सभी को रात में नाइटमेयर्स आने लगते हैं। अभियान के दौरान लीना को कैसी से उनकी क्रू के बारे में और पता चलता है कि आन्या पहले एक ड्रग एडिक्ट थी और आज भी वो इस लत से लड़ रही है। जोशी किसी कारण से अपने लाइफ से ही तंग आ चुकी है और उसने कितनी ही बार आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं वेंट्रेस को कैंसर है और उसने खुद अपने बच्ची को ल्यूकेमिया बीमारी के कारण खो दिया और तब से वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। और लीना भी अपने बारे में बताती कि उसने टीनेजर में ही शादी कर ली, पर अब भी ये रिवील नहीं करती कि केन उसका पति है। पर यहाँ अगर आप गौर करोगे तो तीनों भी किसी न किसी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं और एक तरह से जीने का कारण खो दिया होता है तीनों ने, इसीलिए ये जानलेवा मिशन
ज्वाइन किया ताकि वो कम से कम कुछ तो कर सके मरने से बेहतर। पर इसका केन के प्लॉट से कैसा कनेक्शन है हमें आगे पता चलेगा। अब उनकी टीम फाइनली प्रीवियस हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, जो कभी प्रीवियस एरिया एक्स रहा करता था, जिसके दीवार पर वो एक अलग ही तरह का म्यूटेशन लाइक ट्यूमर एक्सपीरियंस करते हैं, जो मानो मैलिग्नेंट यानी कि इन्फेक्शन से हुआ हो। छानबीन करने पर उन्हें प्रीवियस टीम से अगले टीम के लिए छोड़ा एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसमें मौजूद वीडियो क्लिप को देखने के बाद वो अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोमेंट अनुभव करते हैं, क्योंकि उस क्लिप में केन अपने ही साथी का पेट काटकर उसकी अंतड़ियां एक सांप की तरह रेंगते नजर आती है। शायद उसका डीएनए किसी सांप के डीएनए के जीन से म्यूटेट कर गया, ठीक जैसा उन्होंने मगरमच्छ में भी देखा था, जो शार्क के डीएनए से मिल गया। और आगे बेस की जांच करने पर उन्हें और भी भयंकर ट्यूमर लाइक म्यूटेशन नजर आता है, जो शायद उसी सोल्जर का था, जिसका पहला क्लू उसका आधे में कटा हुआ शरीर और दूसरा नजदीक पड़ा वो चाकू जो केन ने उसके स्टमक को काटने के लिए यूज किया था। अब लीना की खोज की जैसे जैसे वो लाइट हाउस के करीब पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे म्यूटेशन और बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो शुरुआत में उन्हें कुछ ऐसा ही ट्यूमर नजर आया था, और जितना वो आगे बढ़ रही है ट्यूमर और भी खतरनाक नजर आ रहा है। ये सभी इंसान के म्यूटेट होने के कारण बना है, पर ये म्यूटेशंस आखिर ट्यूमर लाइक क्यों दिखाई देते हैं, मैं इसे कंक्लूजन के पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब पहले ही आन्या को अजीब अजीब सपने आ रहे थे, और अब ये सब देखने के बाद वो धीरे धीरे अपना आपा खोने लगती है, और सीन कट होकर लीना के एक और फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है, जब केन अपने मिशन के लिए निकलने वाला था, और उस दिन वो कुछ ज्यादा ही शांत और परेशान नजर आ रहा था, जैसे उसे पता है कि वो कभी लौटकर नहीं आने वाला। वो अजीब कारण से आई डू लव यू एक्सप्रेस करके और लीना का गुड बाय किस को रिजेक्ट करके चुपचाप चला जाता है। लीना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और वो इतना अजीब क्यों पेश आ रहा था, पर उसे कारण धीरे धीरे चमकने लगता है, जो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। भयंकर नाइटमेयर्स के कारण नींद न आने पर, क्रोकोडाइल से लिए सैंपल को स्टडी करने पर वो कभी ना अनुभव किया गया खोज करती है कि शिमर के अंदर सभी जीव के सेल्स म्यूटेशन के कारण तेजी से डिवाइड और हर डिवीजन में एक न्यू और भी स्ट्रॉन्ग न्यू सेल जनरेट हो रहे हैं। वहीं लीना जब सारे डॉट्स को कनेक्ट करती कि इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाले लोगों को जीने का कोई मन नहीं था, कहीं शायद सेम केस केन के साथ भी तो नहीं था। अब वेंट्रे से सवाल करने पर कि केन ने उसे कुछ खबर दी कि आखिर उसने क्यों मिशन को ज्वाइन किया, तो वो इनडायरेक्टली बताती कि शायद वो अपने शादी से खुश नहीं था। और अब लीना के फ्लैशबैक से केन का मिशन ज्वाइन करने का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल लीना और डैन में अफेयर था, जिसका पहला क्लू हमें तब मिलता है जब मूवी के शुरुआत में डैन ने लीना को मजाक में वो टॉन्ट मारा था, जिसका इशारा उनके यूजुअल मेकआउट की तरफ था। पर शायद केन को उनके अफेयर के बारे में भनक लग गया था, इसीलिए अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के बजाय, क्योंकि वो उसे तब भी चाहता था, उसने मरकर उसके रास्ते से हटने का तय किया। पर वो आत्महत्या करके लीना पर गिल्ट छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने ये मिशन चूज किया, जहाँ यूजुअली उन्हें ही लिया जाता है जिन्हें जीने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए उस समय गुड बाय के दौरान उसका बर्ताव इतना खोया खोया सा था। उस समय लीना को भी भनक लग गया था कि केन को पता चल गया है, इसलिए उसने डैन से रिश्ता तोड़ दिया, पर उसे इस बात पर श्योर नहीं था, खास करके कि वो कारण है उसके इस मिशन को ज्वाइन करने का। इससे लीना तो अब और टूटने लगती है, क्योंकि उसके चीटिंग के कारण उसके पति ने ये जानलेवा मिशन एक्सेप्ट किया था, पर उसके पास समय नहीं होता इस परेशानी के बारे में और सोचने के लिए, क्योंकि देखते ही देखते कोई विशाल जंगली भालू केसी को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है, और अंधेरा होने के कारण कोई भी कुछ नहीं कर पाता। इस घटना ने अन्या को और भी झंझोर कर रख दिया होता है, और सुबह होते ही रिटर्न लौटने का डिमांड करती है, पर वेंट्रेस नहीं मानती, और उसके चेहरे पर कोई दोष या डर भी नजर नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि वो वैसे भी कैंसर से मरने वाली है। इसीलिए शिमर में एंटर करने से पहले वो बाकियों की तरह हिचकिचाई नहीं, और ना ही क्रोकोडाइल के अटैक से डर, और ना ही उस हॉरिबल वीडियो क्लिप से वो डरी। वो ठान कर आई कि वो कैसी भी लाइट हाउस के सोर्स तक पहुँच कर रहेगी, फिर चाहे उसे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। लीना खुद भी रिटर्न नहीं लौटना चाहती, क्योंकि या तो वो पति के लिए क्योर पता करके रिटर्न लौटना चाहती है, या इसका पता लगाने में उसकी जान चली जाए, ये ही उसका पश्चाताप होगा। इसीलिए वो अन्या को फुसलाकर आगे बढ़ने के लिए कन्विंस कर लेती है। अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत एक हिरन की जोड़ी दिखाई देती है, जो दिखने में एग्जैक्ट कॉपी, उनका चाल ढाल भी एकदम मिरर्ड नजर आता है, पर दूसरे को साफ देखकर समझ आता है कि उसका शरीर प्लांट से म्यूटेट कर गया। अब आगे बढ़ने पर कैसी की चीथड़े किए लाश देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो अब नहीं रही, और आगे बढ़ने पर इंसान के शेप में दिखने वाले पौधों को ऑब्जर्व करने के बाद जोजी बीइंग अ फिजिसिस्ट, उसके दिमाग में मूवी का सबसे बड़ा पजल सॉल्व होता है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। पिछले पार्ट में टीम किसी लोकेशन पहुंचती है जहां कई प्लांट्स ह्यूमन लाइक शेप में नजर आते हैं, जिनके फॉर्म को क्लोजली ऑब्जर्व करने के
बाद जोजी के दिमाग में शिमर के पजल का मिस्ट्री अनवील होता है। दरअसल शिमर एक प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है जो हर चीज को रिफ्रैक्ट कर रहा है। हमने अपने हायर स्टडीज में स्नेल्स लॉ की थियोरी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर के उदाहरण से पढ़ा ही है कि कैसे जब भी कोई रोशनी पानी की सतह पर पड़ती है तो उस रोशनी की गति कम हो जाने के कारण वो स्लाइटली बेंड हो जाती है। ठीक वैसे ही जब रेज ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म का डेंसिटी और गहरा होने के कारण लाइट की स्पीड और कम हो जाती है और मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण व्हाइट लाइट मल्टीपल कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही प्रिज्म फेनोमेना शिमर एक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें उसकी सतह पर मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे थे। पर धरती पर प्रिज्म या रिफ्रैक्शन का इफेक्ट सिर्फ लाइट और वेव्स पर पड़ता है। वहीं शिमर के अंदर की दुनिया वो लाइट से लेकर वेव्स और हर जीव के डीएनए को भी दूसरे जीव के डीएनए से रिफ्रैक्ट करके क्रॉस ब्रीडिंग करके म्यूटेशन ट्रिगर कर रहा है, जो लीना ने क्रोकोडाइल के उस सैंपल में अनुभव किया था। जिसका सही उदाहरण है वो फ्लावर्स, वो मगरमच्छ जिसने शायद किसी शाह को खाकर म्यूटेट कर गया, वो फिशेस म्यूटेटेड विद सेल्फ और प्लैंक्टन्स, वो सोल्जर्स म्यूटेटेड विद स्नेक, वो डियर्स म्यूटेटेड विद सेल्फ और प्लांट्स, और म्यूटेशन के कारण ट्यूमर में बदल गए वो इंसान जो प्लांट से म्यूटेट कर गए। और अब ये इंसान और धरती पर हर जीव में एक हॉक्स जीन्स होती है जो हर स्पीसीज को उनका यूनिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। इसीलिए शिमर के रिफ्रैक्शन के कारण प्लांट्स का डीएनए इंसान के डीएनए के हॉक्स जीन से क्रॉस ब्रीड कर गया, जिसका अंजाम ये निकला। और इसका मतलब कि वो भी म्यूटेट हो रहे हैं, जिससे एनी और परेशान होने लगती है। वहीं डोम में जीपीएस और कनेक्शन भी इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि शिमर सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन के कारण सिग्नल स्क्रैम्बल हो रहे हैं। इसीलिए अब तक कोई डोम से बाहर या बाहर से कोई डोम के अंदर कनेक्ट नहीं कर पाया। अब रात होने से पहले वो नजदीक के घर रात गुजारने का तय करते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करोगे तो ये घर ठीक लीना के घर की तरह दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि म्यूटेशन उन सभी के माइंड से खेल खेल रहा है और रियलिटी में वो घर सभी को अपने घर की तरह नजर आ रहा होगा। ऑडियंस के लिए ये हमें लीना के नजर से दिखाया गया है। जिसका दूसरा उदाहरण है कि शिमर में एंटर करने पर उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा था कि उन्होंने आखिर कब ये कैंप सेटअप किया। और तीसरा, जब मूवी की शुरुआत में वो सवाल करते हैं कि उन्हें गए महीने हो गए थे, वहीं उनके पास सिर्फ हफ्ते भर का फूड सप्लाई था। तब लीना ने जवाब दिया था कि उनके लिए सिर्फ एक हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ था। वहीं पूरे अभियान में उन्हें कभी भूख ही नहीं लगी। ये सब शिमर के रिफ्लेक्शन के म्यूटेशन का उन पर साइड इफेक्ट्स था, जिनके कारण ना तो उन्हें कुछ याद रह रहा था और ना ही उन्हें भूख लग रही थी। पर अब एन्या और पैरानॉइड होने लगती है क्योंकि उसे भी अपने फिंगरप्रिंट्स मूव होते नजर आने लगते हैं। वहीं लीना भी भौचक्का हो जाती है जब उस पर भी म्यूटेशन का असर कंफर्म हो जाता है, जब वो खुद का ब्लड सैंपल टेस्ट करती है। एक और साइन की लीना का शरीर भी म्यूटेट होने लगा था। उस सीन के दौरान हम उसके हाथों पर एन्या का टैटू देख सकते हैं जो उस समय से उसके हाथों पर बनने लगा था, यानी कि एन्या और उसका डीएनए भी मिक्स हो गया था। पर देर रात जब अचानक से लीना की नींद खुलती है, पगलाई अन्या उसे नॉकआउट करके सभी को बंदी बना लेती है। उसे लीना के नेकलेस से पता चल जाता है कि केन उसका पति है और वो फिगर आउट कर लेती कि लीना अब तक उसे उल्लू बना रही थी लाइट हाउस चलने के लिए। अब म्यूटेशन के क्रेजीनेस में पगलाई उसके लिए ये कारण इनफ होता है उन्हें मारकर बदला लेने का। इसीलिए सबसे पहले लीना को मारने पड़ती है। पर तभी उसे अपने जिगरी दोस्त कैसी की रोने की पुकार सुनाई देती है, जो कि कैसे मुमकिन है क्योंकि वो बेर के हाथों मारी गई थी। पर नादान अन्या बिना सोचे समझे पुकार की तरफ भाग पड़ती है और तभी एक जोरों की थड़ की आवाज आती है। अब तीनों भी यहाँ बंधे, उन्हें समझ आ जाता है कि वो पुकार कैसी से नहीं बल्कि वो बेर कैसी की रोने की आवाज निकाल रहा है, यानी कि कैसी के अंतिम समय में उसके मेमोरी में वो बसा दर्दनाक मोमेंट बेर के उसे खाने पर उसके जीन में समा गया। इसीलिए वो कैसी का वही रोने की पुकार निकाल पा रहा है। लकीली बेर की आंखें नोची हुई होती है, जो उसने शायद कैसी के साथ लड़ाई में खोया होगा। वो बेर उन्हें सूंघते हुए आगे बढ़ता है और लीना पर हमला करने ही वाला होता है कि जख्मी अन्या सही समय पर उसका नजर भटकाकर अपनी तरफ कर लेती है, पर इसमें वो बेर उसकी चीथड़े कर देता है। वो बेर फिर से अब लीना की तरफ बढ़ता है, पर जोशी गिरफ्त से छूटकर ऐन मौके पर उसे शूट करके सभी को बचा लेती है। इस घटना के बाद वेंट्रेस और इंतजार नहीं कर सकती इससे पहले कि वो भी शिकार बन जाए, इसलिए अंधेरे की चिंता ना करते हुए वो लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है। वहीं बाकी बच्चे दोनों रात ढलने का तय करते हैं, पर अगली सुबह जोशी नोटिस करती कि म्यूटेशन ने उस पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले ही अपने जिंदगी से तंग आई हुई उसमें और शक्ति नहीं रहती आगे लड़ने के लिए, इसीलिए अपने फेट को एक्सेप्ट करके गिव इन कर देती है, जिससे वो तुरंत म्यूटेट होकर उन्हीं प्लांट्स में बदल जाती है। अब जोशी कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट म्यूटेट कैसे हो जाती है? वेल, मेरा लॉजिक है कि अब तक उसका शरीर किसी तरह पावरफुल म्यूटेशन से लड़ रहा था, पर जैसे ही उसने मेंटली गिव इन कर दिया उसके शरीर ने लड़ना बंद कर दिया और वो तुरंत म्यूटेट हो गई। अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि शुरुआत में इंसान कुछ ऐसे तो आगे कुछ ऐसे,
और आखिर में ऐसे कैसे म्यूटेट हो गए? वेल, सिंपल एक्सप्लेनेशन कि वो जितना लाइट हाउस के नजदीक बढ़ रहे हैं उतना ही तेज म्यूटेशन उनके बॉडी में बदलाव ला रहे हैं। पर अब लीना और टूटने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डेथ्स के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगती है। पर एंड ऑफ द डे उसे ये मिशन कंप्लीट करना होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ने का तय करती है। आखिरकार वो बीच पहुंचती है और लाइट हाउस उसके ठीक सामने नजर आता है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ के सभी पेड़ ग्लास से बने दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ग्लास लिक्विड सैंड और लाइट से बनता है, पावरफुल रिफ्रैक्शन और म्यूटेशन उन पर भी असर कर गया, इतना कि बीच भी ऑलमोस्ट ग्लास में बदल गया होता है। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे तो लीना के पैरों के निशान भी सैंड पर नहीं बनते। लाइट हाउस के सामने उसे कुछ अजीब तरह के स्कल्स के सिंबल्स बिछे नजर आते हैं, पर आखिर ये क्या है हम एंड में डिस्कस करेंगे। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लीना शिमर के सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट हाउस में एंटर करती है, जहाँ ठीक सामने भूतिया सा कोई होल और बगल में किसी की लाश पड़ी होती है, मानो वो एक्सप्लोजन से मरा हो। और उसके ठीक सामने एक कैमकॉर्डर भी होता है। लीना क्यूरियोसिटी में उस कैमकॉर्डर को प्ले करती है, जो अब रिवील होता है कि ये केन का ही रिकॉर्डेड है, जिसमें कुछ अजीब फिनोमेना और कोई अजीब क्रीचर के क्लिप्स के बाद केन खुद फुटेज में शेयर करता है कि उसका शरीर का हर हिस्सा म्यूटेशन के कारण रेंग रहा है और वो ये पागलपन और नहीं सह सकता। वो अजीब कारण से किसी से सवाल करता है। अंत में वो एक ग्रेनाइट का एक्सप्लेनेशन देकर कि कैसे ये फास्फोरस से बना है और इसका एक्सप्लोजन काफी ब्राइट होता है, किसी को तो आंखें शील्ड करने का रिक्वेस्ट करता है और देखते ही देखते ग्रेनाइट ट्रिगर करके वो अपनी जान देता है। यानी कि सामने पड़ा वो स्कल उसके पति का ही है। पर अगर उसका पति यहाँ मर गया है तो फिर वो कौन था जिससे लीना मिली थी? इसका प्लॉट फुटेज के आखिरी क्लिप में रिवील होता है, जब केन का एग्जैक्ट डुप्लीकेट नजर आता है। यानी कि ऑल अलोंग ओरिजिनल केन उससे ही बातें कर रहा था और लीना जिससे मिली थी वो यही म्यूटेशन से पैदा हुआ डुप्लीकेट केन था, जिसे ओरिजिनल केन ने ही भेजा था उससे मिलने के लिए। उसका डुप्लीकेट होने का क्लू हम उस ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन से साफ समझ सकते हैं। इसीलिए डुप्लीकेट केन लीना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था और वो एकदम इमोशनलेस था क्योंकि उसने म्यूटेशन से जन्म लिया था और उसमें अब भी इंसान की खूबियां नहीं थी। और इसी का एक उदाहरण हम उस डुप्लीकेट डियर से भी समझ सकते हैं। पर दो सवाल अब भी बाकी कि आखिर इस डुप्लीकेट ने जन्म लिया कैसे और वो एरिया एक्स के ऑफिशियल से नजरों से बचकर लीना से कैसे मिला। ये क्लाइमैक्स कुछ देर में रिवील होगा। अब जाहिर तौर पर अपनी पति का फेट समझने के बाद वो और भी टूट जाती है, पर अब उसमें इसके पीछे के तह तक पहुंचने का और जुनून सवार हो जाता है और वो उस होल की तरफ बढ़ती है। अंदर की दुनिया एकदम स्ट्रेंज एलियन लाइक उसे सरप्राइजिंगली वेंटेस मिलती है, जिसका चेहरा अजीब ही दिखाई देता है। पर लीना की तरफ बढ़ते ही वो अपना चेहरा नॉर्मल स्टेट में कर लेती है। वो क्लेम करती है कि वो एनर्जी सोर्स उसके शरीर में है और वो इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं है, खास करके कोई क्लू नहीं कि उसे चाहिए क्या। पर उसे श्योर है कि ये तब तक फैलता रहेगा जब तक कुछ निगल ना ले। ये सब कहने के बाद वेंट्रेस अब वही एनर्जी सोर्स निगलने लगती है। उसका फॉर्म ठीक उसी तरह दिखाई देता है जब हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जब वो तारा धरती पर क्रैश हुआ था और यही चीज केन ने भी कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। लीना अब जैसे हिप्नोटाइज उसकी तरफ खींची चली जाती है और उसकी आंखों से खून उस चीज में पड़ जाती है और अब लीना के सामने वही पावरफुल म्यूटेशन साफ नजर आने लगता है और वो चीज इंसान का शेप ले लेती है। लीना एकदम घबराई खतरा समझकर उसे शूट कर देती है, पर गोली उसे छूती तक नहीं है। लीना अब डर के मारे तुरंत बाहर भाग पड़ती है, पर टू द हॉरर वो जैसे टेलीपोर्ट होकर वहाँ भी पहुँच जाता है। लीना के पास अब कोई चारा नहीं, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे भागने नहीं देता। पर बाद में उसे समझ आता है कि वो उसे हार्म नहीं बल्कि उसके एक्शन को एग्जैक्ट मिरर कर रहा है, सिंस वो उसी के जीन से बना है, ठीक जैसे वो डुप्लीकेट डियर्स कर रहे थे। एग्जैक्ट कॉपी होने के कारण लीना को उसे मात देने में मुश्किल होती है, पर अंत में वो चालाकी दिखाती है और नजदीक पड़ा दूसरा ग्रेनाइट उसके हाथों में थमाती है। अब उसका उसे छूते ही वो लीना का भेस ले लेता है, पर लीना ग्रेनाइट का पिन निकालते ही लाइट हाउस से कूद पड़ती है। इससे पहले कि डुप्लीकेट लीना कुछ समझे वो ग्रेनाइट डेटोनेट हो जाता है, पर सरप्राइजिंगली उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, सिवाय कि उसके हाथ फायरबॉल बन जाते हैं। वो क्रीचर एकदम पजल्ड, उसने शायद कभी फायर एनर्जी को महसूस नहीं किया होता। वो शायद इसे समझने के चक्कर में सभी तरफ आग फैला देता है, जो उसकी बहुत बड़ी भूल निकलती है और पूरा लाइट हाउस उसके साथ आग के भेंट चढ़ जाता है, जिससे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शिमर भी नष्ट हो जाती है और सीन सीधे उसी इंटरोगेशन की तरफ मुड़ जाती है। उन्हें फाइनली पता लगता है कि वो कोई एलियन था जो धरती को निगलकर नष्ट करने की इच्छा से
से आया था, पर लीना उसे याद दिलाती कि वो किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि सिर्फ बदल रहा था। वहीं उस क्रीचर ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की, वो सिर्फ उसे मिरर कर रहा था। पर वो लोग लीना से एक सरप्राइजिंग न्यूज शेयर करते हैं कि शिमर के नष्ट होने के तुरंत बाद केन चमत्कार कारण से बिल्कुल ठीक महसूस करने लगा। उसके सारे ऑर्गन्स भी मैजिकली रिकवर करने लगे। अब जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों में कुछ खास इमोशन नजर नहीं आता और मूवी दोनों के हक करते हुए उनके आंखों की तरफ जूम करते हुए एंड हो जाती है। मूवी के एंडिंग में दोनों की आंखों में शिमर देखने के बाद आपको समझ ही आ गया होगा कि दोनों भी ओरिजिनल्स नहीं है बल्कि डुप्लीकेट्स है, यानी कि शिमर में मरने वाली वो ओरिजिनल लीना थी। इसीलिए दोनों में इंसान की इमोशन जरा भी नजर नहीं आ रही थी। और एक और क्लू कि उसका भी ग्लास के थ्रू केन की तरह रिफ्रैक्शन देखा जा सकता है। वहीं आखिरी दो सवाल कि केन का डुप्लीकेट ने जन्म कैसे लिया और वो एरिया एक्स के ऑफिशियल के नजरों से बचकर लीना तक कैसे पहुंचा, तो एक्चुअली इसका क्लू उस वीडियो के क्लिप में है कि केन भी उस होल में गया था और ठीक लीना की तरह उसका भी क्लोन तैयार हुआ, जो हमें उस शैडो के परछाई से मालूम पड़ सकता है जो उसका क्लोन ही था। वहीं एक्चुअली में वो लीना तक डायरेक्टली टेलीपोर्ट करके पहुंचता है, जिसका पहला क्लू हम उस सीन से लगा सकते हैं जब लीना का डुप्लीकेट टेलीपोर्ट होकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। और दूसरा कि लीना की सवाल करने पर कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो बस यही जवाब देता है कि वो खुद को उसके बेडरूम के सामने पाया। पर अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल और रियल लीना में अदला बदली कब हुई, तो मूवी में कोई ठोस क्लू नहीं दिया है। आपको बस इमेजिन करके चलना है कि डुप्लीकेट सर्वाइव कर गया। अब वो स्कल जो हमने लाइट हाउस के सामने देखा था, मेरे ख्याल से ये वो लोग थे जो लाइट हाउस के अंदर जा चुके थे और केन की तरह पगला जाने के कारण किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए एज वार्निंग लाइट हाउस के ठीक सामने बनाया। वहीं मूवी के नाम का मतलब है विनाश, रेफरिंग टू शिमर जो धीरे धीरे धरती को निगल रहा था। पर क्या मूवी सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर बनाई गई थी? जी नहीं, क्योंकि मूवी दरअसल कैंसर और इससे जूझने वाले खास करके फीमेल्स के संघर्ष पर बनाई गई थी, क्योंकि ज्यादा करके फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए शिमर में जाने वाले सभी फीमेल्स दिखाए गए। वरना अगर सच में उन्हें न्यू एक्सपेरिमेंट के नाम पर लड़कियों को भेजना था, सिंस पिछले बार सारे मेल्स को भेजा गया था, तो वो मिक्स जेंडर्स को भी भेज सकते थे। पर ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया मूवी में, क्योंकि मूवी का फोकस फीमेल्स के कैंसर स्ट्रगल पर था। रियलिटी में धरती एक इंसान का शरीर, वो शिमर एक कैंसर सेल और बीच में मौजूद वो दरअसल ट्यूमर था जो धीरे धीरे अपने रास्ते में सब निगल रहा था, ठीक जैसे कैंसर सेल्स इंसान के शरीर को करता है। सबसे बड़ा क्लू आपको तब लगना चाहिए जब उस तारा के टकराने पर कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। वहीं जब भी कोई सोल्जर म्यूटेट होकर मरा, उसके इर्द गिर्द कोई खून नहीं दिखाया गया, बल्कि वो एक्सपांड होकर फट गया, ठीक जैसा कैंसर एक हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। शुरुआत से लेकर कई बार कैंसर का रेफरेंस दिखाना, वेंट्रेस को कैंसर होना, लीना के सेल्स के बारे में समझाते वक्त वो सेल्स भी फीमेल पेशेंट के ट्यूमर से ली गई थी। आउट ऑफ नोवेयर उस समय केन से ह्यूमन सेल के बारे में शेयर करना कि कैसे सेल इमॉर्टल होते हैं, पर इंसान के डीएनए में फॉल्ट होने के कारण उनकी लाइफ लिमिटेड होती है। पर कैंसर सेल्स का कोई डीजेनरेट या मरने का लिमिट नहीं होता, वो तब तक अनकंट्रोल फैशन में ग्रो होते रहते हैं जब तक वो इंसान के शरीर को निगल नहीं लेते, जैसा कि शिमर के केस में दिखाया गया। शिमर के अंदर वो म्यूटेशन और रिफ्रैक्शन दरअसल सेम फिनोमेना है जो एक कैंसर सेल इंसान के शरीर में करता है। शिमर से किसी का रिटर्न नहीं लौटना और दोनों की आंखों में शिमर दिखाई जाना दरअसल यही साइन था कि कैंसर कभी भी परमानेंटली क्योर नहीं होता। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, वो तब तक नहीं रुकता जब तक पूरे शरीर में ना फैल जाए। यहाँ तक कि कैरेक्टर का हर लाइफ कैंसर के स्ट्रगल की तरह दर्शाया है, जैसे वेंट्रेस को रियल में कैंसर होना, लीना का गिल्ट के कारण और अन्या का ड्रग्स के पीछे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना, जोजी का लाइफ से तंग आना, कैसी के बेटे को लूकमेनिया कैंसर के कारण खोना और उसके पीछे उसकी जिंदगी डिप्रेशन में चली जाना। यहाँ ये सब एक कैंसर पेशेंट की लाइफ का स्ट्रगल को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि केन का खास करके और अननेसेसरली ग्रेनेड का फास्फोरस के बारे में समझाना और उससे खुद को खत्म कर देना दरअसल कैंसर के ट्रीटमेंट केमोथेरेपी की तरफ इशारा था, जहाँ फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये इशारा करने के लिए कि केन खुद को कैंसर से क्योर करने की कोशिश कर रहा है। उस चीज का शेप एंड फॉर्म भी एक कैंसर सेल की तरह दिखाया गया। मूवी के एंड में भी वेंट्रेस का कहना है कि ये अनलाइक ह्यूमन है, वो दरअसल कैंसर सेल की तरफ इशारा था, क्योंकि साइंटिस्ट या डॉक्टर आज भी कैंसर सेल्स के
फंक्शनिंग को कम्प्लीटली नहीं समझ पाए, क्योंकि यदि ये सच में अचीव हो गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब डॉक्टर इंसान के नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स के फीचर्स दे पाएंगे, जहां वो हमेशा जनरेट होते रहेंगे, जिससे इंसान कभी एज ही नहीं होगा। आई होप मैंने इस मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दी। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।